Hello students, welcome to our school channel. In this video, we read about statistics study stages कौन सी होती है and their tools. उसके लिए साधन कौन कौन से हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं स्टेटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है एज ए प्लूरल सेंस एंड एज ए सिंगुलर सेंस. एज ए सिंगुलर सेंस हम ये पढ़ चुके हैं कि स्टेटिस्टिक्स क्या है. यह सांख्यिकी अध्ययन की विभिन्न विधियों का क्रमवार अध्ययन है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं डेटा का कलेक्शन कैसे होता है, ऑर्गेनाइज कैसे किए जाते हैं, प्रेजेंट कैसे किया जाता है उन्हें, एनालिसिस कैसे होता है उनका, और इंटरप्रिटेशन हम कैसे करते हैं उनके आधार पर. तो जो हमने इसका सिंगुलर सेंस में अर्थ देखा था उसके आधार पर हमने स्टैटिस्टिकल स्टडी की जो विधियां थी या उनकी जो स्टेजेस है उनको भी एक प्रकार से देख लिया था. इसका जो अध्ययन है स्टैटिस्टिकल का वो हम स्टेप वाइज करते हैं. स्टेजेस कौन सी होती है उसकी. फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, डेटा कलेक्ट किया जाएगा. अब डेटा कलेक्शन करने के लिए हमारे पास टूल्स कौन से हैं, कौन कौन से साधन हैं जिनकी सहायता से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. उसके लिए देखिए सेंसस और सैंपल टेक्निक्स है. सेंसस और सैंपल मेथड के द्वारा हम डेटा को कलेक्ट करने का काम कर सकते हैं. सेंसस मेथड क्या होता है, सेंसस जिसके अंदर हम पूरे यूनिवर्स को पढ़ते हैं. यूनिवर्स के अध्ययन से अभिप्राय हमारे इन्वेस्टिगेशन का जो एरिया है उसकी एक एक इकाई को हम इसके अंदर पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कहूं कि इकोनॉमिक्स की क्लास में 30 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और अगर मैं उन 30 का ही इन्वेस्टिगेशन करके उनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त करती हूँ तो वो कौन सा मेथड कहलाएगा, मेरा सेंसस मेथड. जैसे मुझे उनके हिंदी के मार्क्स का एवरेज जानना है, यदि मैं हर क्लास में पढ़ने वाले 30 स्टूडेंट से अलग अलग उसके मार्क्स पूछूं और फिर उसके आधार पर उनका एवरेज याद करती हूँ तो वो कहलाएगा मेरा सेंसस मेथड. तो इस मेथड में पूरा जो हमारे इन्वेस्टिगेशन का जो एरिया है उसकी जितनी भी इकाइयां हैं उन हर एक इकाई को हम पढ़ते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि समग्र के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पॉपुलेशन की गणना करते हैं, पॉपुलेशन को काउंट करते हैं तो उसके लिए भी हम कौन सा मेथड काम में लेते हैं, सेंसस. जब हमें प्रोडक्शन को काउंट करना है कि अमुक वर्ष में कितना प्रोडक्शन हुआ है तो उसके लिए भी कौन सा मेथड काम में लिया जाता है, सेंसस मेथड. दूसरा इसके लिए सैंपल मेथड. सैंपल मेथड जिसके अंदर हम कहते हैं चुने हुए सैंपल के आधार पर हम पहले सैंपल चुन लेते हैं और सैंपल का इन्वेस्टिगेशन करते हैं और सैंपल के इन्वेस्टिगेशन के आधार पर हम समग्र के बारे में या यूनिवर्स के बारे में हम अपने जो इंटरप्रिटेशन है वो हम बता देते हैं कि सैंपल के अध्ययन के आधार पर हमने क्या निष्कर्ष निकाले हैं. इन्हीं विधियों को हमें आगे डिटेल से चैप्टर बने हुए हैं हमारे, तो वहां हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे. यहाँ हम केवल नाम ध्यान रख लेंगे क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है. तो इनके लिए आगे हमारे पूरे के पूरे चैप्टर आएंगे. जितने भी टूल्स लिखे हुए इनके लिए चैप्टर बने हुए हैं, वहां हम इनका डिटेल से स्टडी करेंगे. यहाँ पर हम केवल इनका नाम ध्यान में रख लेंगे. तो सबसे पहले स्टेज के अंदर क्या होता है, डेटा का कलेक्शन किया जाता है. कलेक्शन करने के लिए सेंसस और सैंपल टेक्निक हम इस्तेमाल कर सकते हैं. दूसरी स्टेज में क्या होता है, स्टैटिस्टिकल स्टडी की जो दूसरी स्टेज है या सेकंड स्टेज है उसके अंदर हम उनको ऑर्गेनाइज करते हैं. ऑर्गेनाइज का मतलब होता है उनको संगठित करने का कार्य करना. संगठन करने के लिए हमारे पास अरे ऑफ डेटा एंड टेली बार रेखाएं होती है. आपने पिछली 10th क्लास में भी स्टैटिस्टिक्स का कुछ भाग पढ़ा था जिसके अंदर आपने मीन मोड मीडियन के सवाल हल करते समय टेली बार रेखाओं को भी इस तरह पढ़ा था. जैसे इस तरह की लाइनें खींची जाती है जिसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए टेली बार रेखाओं का निर्माण करते हैं और उसके आधार पर फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं. तो उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए अरे ऑफ डेटा एंड टेली बार रेखाओं का प्रयोग हम टेली बार्स का हम प्रयोग करते हैं. थर्ड स्टेज जो स्टैटिस्टिकल स्टडी की मानी जाती है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. जब वो कलेक्ट हो जाता है और ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका प्रेजेंटेशन करते हैं. प्रेजेंटेशन किन के आधार पर किया जाता है, टेबल्स के आधार पर. उसके लिए हम ग्राफ बना सकते हैं और डायग्राम भी बना सकते हैं. इसके लिए भी हमारे चैप्टर आएगा, उनका प्रेजेंटेशन हम किन किन डायग्राम से कर सकते हैं, उनके लिए कौन कौन से ग्राफ बनाए जा सकते हैं, या टेबल का निर्माण हम किस प्रकार से करते हैं. यहाँ केवल आपको इस चैप्टर में इनके सिर्फ नेम ध्यान में रखते हैं.
कि जो हमारी स्टैटिस्टिकल स्टडी के टूल्स क्या हैं। यहाँ केवल हम नाम ध्यान में रखेंगे, जब हमारा एक चैप्टर आएगा तब हमको वैसे ही इनको डिटेल से पढ़ना है। तो प्रेजेंटेशन करने के लिए टेबल, ग्राफ और डायग्राम ये टूल्स है हमारे पास। एनालिसिस ऑफ डेटा, हम उनको एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, परसेंटेज के आधार पर, मतलब हमारे पास जो भी डेटा उपलब्ध है हम उनके परसेंटेज निकाल सकते हैं, उनका एवरेज ज्ञात कर सकते हैं कि उनका एवरेज कितना आ रहा है, कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, परसेंटेज कम है, ज्यादा है, कोरिलेशन उनका अन्य चर राशियों के साथ या अन्य वेरिएबल के साथ किस प्रकार का रिलेशन स्थापित हो रहा है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको हम कोरिलेशन के द्वारा देखते हैं। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा कैसे करते हैं हम, मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, एवरेज एंड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल, जो हमारे पास में अन्य वेरिएबल है उनके साथ हम उनका कंपैरिजन करके या उनको मैग्नीट्यूड करके परसेंटेज और एवरेज के साथ हम उनको इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ये थी हमारी सांख्यिकी अध्ययन की 5 स्टेज, जिनके टूल्स क्या हैं। इस चैप्टर में केवल आपको उनके नाम ध्यान में रखते हैं। आगे हमारी जो किताब है इनके लिए डिफरेंट चैप्टर है, वहां हम इनको डिटेल से अध्ययन करने का काम करेंगे। तो स्टडी की कितनी स्टेजेस है, 5 स्टेज, और ये बिल्कुल क्रमवार है, मतलब इसके अंदर हम क्रम से ही पढ़ते हैं कि पहले डेटा कलेक्ट होगा, फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन होगा, फिर प्रेजेंटेशन होगा, फिर हम एनालिसिस ऑफ डेटा करेंगे और उसके बाद इंटरप्रिटेशन करने का हम काम करते हैं। और इसके लिए जो टूल्स हैं और कलेक्शन के लिए सेंसस और सैंपल मेथड, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अरे ऑफ डेटा एंड टेलीबार, और प्रेजेंटेशन के लिए टेबल, ग्राफ और डायग्राम का प्रयोग हम कर सकते हैं। परसेंटेज, एवरेज और कोरिलेशन के आधार पर हम इनको एनालिसिस करते हैं, और मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, एवरेज इनके आधार पर हम इनको इंटरप्रिटेट करते हैं, या अन्य वेरिएबल जो मौजूद है उनके साथ हम इनका संबंध स्थापित करते हैं, या उनको कंपेयर करके बताते हैं कि पहले की तुलना में कम हुआ है कोई एवरेज या परसेंटेज या ज्यादा हुआ है। तो ये था स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी एंड देयर टूल्स। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा अगला जो टॉपिक स्टडी के लिए रहेगा, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उसका क्षेत्र क्या है, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम 3 बातें पढ़ेंगे स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में। इसका स्कोप, इसका क्षेत्र यदि हम बात करें तो सबसे पहले नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, नेचर कैसी स्टैटिस्टिक्स, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फिर सेकंड बात जो इसके स्कोप में आती है वो देखिए, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सब्जेक्ट मैटर क्या है इसका, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और तीसरा जो हम इसके स्कोप में पढ़ते हैं वो है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी इसकी लिमिट्स क्या है। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स 3 भागों में बटा हुआ है, 3 रूप में डिवाइड किया हमने। नेचर देखते हैं हम स्टैटिस्टिक्स की, और सब्जेक्ट मैटर देखते हैं हम अपने स्टेट का, और लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी इसकी सीमाएं क्या है इस सब्जेक्ट की, वो 3 बातें इसके क्षेत्र में शामिल की गई। तो सबसे पहले यदि हम इसके नेचर की बात करें, यदि हम इसका नेचर देखें, नेचर यानी इसकी प्रकृति कैसी है, यदि हम नेचर की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स है, जिसको हम शॉर्ट में स्टेट्स भी कह सकते हैं, यह साइंस है या आर्ट। साइंस है और आर्ट क्या है। नेचर की यदि बात की जाए तो हमने कहा हम अपने
नेचर के अंदर ये चीज देखेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो साइंस से रिलेटेड है या आर्ट से रिलेटेड है, ये विज्ञान है या कला। तो इसके लिए एक अर्थशास्त्री में जी, इनका नाम है टिप्पेट। टिप्पेट ने कहा है, टिप्पेट के अनुसार जो हमारा सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स इज बोथ ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट, मतलब जितना ये विज्ञान है उतना ही ये क्या है, आर्ट भी है। इसको हम विज्ञान भी कहते हैं और इसको हम कला भी कहते हैं। देखिए, इसको साइंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारा स्टैटिस्टिक्स का अध्ययन जो है वो क्या है, सिस्टमेटिक है। हम एक सिस्टम में इसका अध्ययन करते हैं। हमने जैसे इसके अध्ययन की स्टेप देखी थी अभी कि इसकी स्टडी हम कैसे करते हैं, तो इसमें सबसे पहले डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उसके बाद उसका प्रेजेंटेशन होगा, प्रेजेंटेशन के बाद एनालिसिस होगा और उसके बाद में इंटरप्रिटेशन हम करते हैं उनकी सहायता से। तो स्टेप बाय स्टेप इसका अध्ययन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, साइंस है। उसके बाद में इसके भी अपने कुछ प्रिंसिपल है। हमारे स्टैटिस्टिक्स के भी कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जो हर समय हर परिस्थिति के अंदर हम लागू कर सकते हैं। तो साइंस की भांति एक तो इसका अध्ययन जो है वो क्रमबद्ध है। साइंस में हम क्या करते हैं, हर चीज को क्रमवार पढ़ते हैं, बिल्कुल। और इसके अंदर जैसे साइंटिफिक विधियां यूज की जाती है या हम साइंटिफिक टेक्निक से साइंस को पढ़ते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का अध्ययन भी हमारा क्या है, साइंटिफिक मैटर पर आधारित है, या हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक टेक्निक से हम अपने इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, साइंस है। इसी प्रकार देखो, साइंस के अंदर यदि कोई बात होती है, कोई घटना घटती है, तो हम उसको कहते हैं कि इसका ये कॉज रहा है। तो हमारे स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी कोई डेटा कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, उसके पीछे क्या कॉजेज रहे हैं, उसके बारे में हम आसानी से फैक्ट्स बता सकते हैं। तो इसके आधार पर भी हम कहते हैं कि हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है वो साइंस है। साइंस के अंदर जैसे हम पूर्वानुमान या भविष्यवाणी करते हैं किसी चीज के बारे में, ऐसे ही हम अपने सब्जेक्ट में जो भी डेटा हमारे पास उपलब्ध होते हैं उनके आधार पर हम पहले बता सकते हैं कि आगे आने वाले समय के अंदर आर्थिक स्थितियां या हमारी इकोनॉमिकल जो कंडीशंस है वो किस प्रकार की रहेगी। तो साइंस की बात ही हमारे सब्जेक्ट में भी साइंटिफिक जो चीजें हैं वो यूज करके हम अपने इंटरप्रिटेशन बताते हैं, या एवरेज या एग्रीगेट डेटा के आधार पर हम अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को बता सकते हैं। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट एक्चुअल साइंस नहीं, लेकिन फिर भी ये बहुत कुछ अर्थ में साइंस है। उसके बाद आ जाते हैं हम आर्ट। क्या हमारा सब्जेक्ट आर्ट है? तो टिप्पेट ने तो कहा है कि ये जैसे साइंस है वैसे क्या ये एक आर्ट भी है। किसी भी कार्य को हम क्रिएटिव तरीके से यदि संपन्न करते हैं तो उसको हम कहते हैं आर्ट। तो हमारे जो डेटा कलेक्ट करने का कार्य है, उनको प्रेजेंटेशन करने का कार्य है, या उनको एनालिसिस करने का कार्य है, हर जो इकोनॉमिस्ट है वो अलग अलग प्रकार से अपने टूल्स इस्तेमाल करके वो ये कार्य करता है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स वो एक आर्ट भी माना जाता है। और साथ ही इसको आर्ट मानने का एक कारण ये भी है कि हमारी इकोनॉमी में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको हम स्टैटिस्टिक्स के जो डेटा है उनके आधार पर ही उनको हम प्रेजेंट कर सकते हैं, और उन डेटास के आधार पर ही हम उन समस्याओं का निदान करने के लिए कोई भी नीति या हम यूं कह सकते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट लॉ बना सकते हैं। तो इसके आधार पर भी हमारा सब्जेक्ट क्या है, एक आर्ट है। तो हमारी स्टैटिस्टिक्स के लिए नेचर की यदि बात की जाए तो हम टिप्पेट के शब्दों से पूरी तरह सहमत हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, यानी ये साइंस भी है और आर्ट भी है। हमारा सांख्यिकी विज्ञान भी है और कला भी है, क्योंकि इसके अंदर भी कोई कार्य हर अर्थशास्त्री अपने कलात्मक तरीके से संपन्न करता है, और जैसे जैसे वो इन सांख्यिकी विधियों को यूज करता है उसकी कलात्मकता और अधिक बढ़ती जाती है। तो ये दोनों ही बातें सही है कि हमारा सब्जेक्ट जो स्टैटिस्टिक्स है, हिंदी में हम जिसे सांख्यिकी कहते हैं, वो साइंस भी है और आर्ट कला भी है। आर्ट और साइंस दोनों के ही गुण इसमें मौजूद हैं। उसके बाद में आ जाते हैं हम हमारे सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स पर कि इसके सब्जेक्ट मैटर में क्या क्या बातें हैं। तो इसको हम दो आधारों पर बांट सकते हैं। देखिए, पहला है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स।
स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। दो चीजें सब्जेक्ट मैटर के आधार पर, एक डिस्क्रिप्टिव और दूसरा है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। जो हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है वो रेफर टू दोज मेथड विच आर यूज टू कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन वेल एज एनालिसिस ऑफ डेटा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम वर्णनात्मक रूप में चीजों को पढ़ते हैं। जैसे हमने जो हमारी सांख्यिकी विधियां हैं जिसमें डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाएगा, कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, कैसे हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे हम उसका एनालिसिस करेंगे, इन चीजों को जब हम डिस्क्रिप्टिव रूप में बताते हैं, वर्णनात्मक रूप में हम बताते हैं, तो वो कहलाता हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और इसके अंदर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या होता है, हमारे जो कंक्लूजन होते हैं वो सैंपल मेथड पर आधारित होते हैं। हम कुछ सैंपल ले लेते हैं और सैंपल के आधार पर हम यूनिवर्स के बारे में निष्कर्ष निकाल देते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये दो रूपों में बटा हुआ है, पहला डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा हमारा होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव के अंदर हमारा डिस्क्रिप्शन होगा, वर्णनात्मक रूप में हम किसी चीज को बताएंगे, और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम सैंपल के आधार पर पूरे यूनिवर्स के बारे में अपने कंक्लूजन प्रकट करते हैं। तो ये मेथड हमें उस स्थिति को बताता है जिसमें आपको सैंपल ले लिए जाते हैं। ये फॉर एग्जांपल यदि मैं कहूं किसी क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स बैठते हैं और मुझे उस क्लास की जो पढ़ाई का स्तर है, स्टडी का स्तर क्या है वो पता लगाना है। यदि मैं उसमें से 10 स्टूडेंट का सैंपल ले लेती हूँ जिसमें कुछ डल है, कुछ मिड स्टडी करने वाले बच्चे हैं और कुछ इंटेलिजेंट है, यदि उन 10 स्टूडेंट का अध्ययन करके या उन 10 स्टूडेंट की स्टडी करके यदि मैं उस क्लास के 30 स्टूडेंट के बारे में जानकारी बताऊंगी तो वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होगी। लेकिन यदि 30 ही स्टूडेंट की हर चीज की इंक्वायरी की जाए कि उनके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं और उसके आधार पर उस क्लास की एवरेज कंडीशन बताई जाएगी तो वो कहलाएगी हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो सांख्यिकी अध्ययन की जितनी भी विधियां हैं वो सब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर आ जाएगी। केवल सैंपल मेथड के आधार पर जब हम यूनिवर्स के बारे में कोई अपना निष्कर्ष बताएंगे तो हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को यूज कर रहे होंगे। अब जो हमारा टॉपिक है